टू योर ओन चैनल मिशन एसएससी। तो दोस्तों, आज मैं पॉलिटी की क्वेश्चन लाया हूँ और पॉलिटी के क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन सारे इसमें मिलेंगे आपको। और ये बेसिकली जो आपका सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल से है, वहाँ से आपका जितना प्रश्न उठ सकता है वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है, क्योंकि ये एक प्रीवियस ईयर बुक से लिया गया है और इसमें 9 पेजेस में है सारा। तो धीरे धीरे हम लोग सारा कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है? तो उसका ऑप्शन बी है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह ऐसा पवित्र कानूनी दस्तावेज है जो सरकार का आधारभूत संरचना एवं उसकी मुख्य क्रियाओं को निर्धारित करता है। इसे देश का आधारभूत कानून भी कहते हैं, क्योंकि अन्य सभी सिविल एवं दंड संहिताएं इससे ही प्रेरणा लेती हैं। तो ये सर्वोच्च कानून अगर कहा जाए तो आपका भारतीय संविधान, क्योंकि जितना भी जो आपका धारा और दंड संहिताएं हैं सारा इसी का एक तरह से देन है। तो ये जो सर्वोच्च कानून को श्रेणी में भारतीय संविधान को रखा गया है। सेकंड है आपका, भारतीय संविधान का इस किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन में रहेगा पहला योजना आयोग, बी है संविधान निर्मात्री सभा, सी राष्ट्रपति और डी है कार्यकारी समिति। तो इसका ऑप्शन बी है संविधान निर्मात्री सभा। भारत के संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया था। इनमें कुल संख्या आपका 389 थी तथा भारत के विभाजन के बाद 299 रह गई और रियासतों की संख्या आपको अगर पूछा जाए तो 70 सदस्य थे। तो आपको जो विभाजन से पहले अगर पूछा जाए तो 389 और विभाजन के बाद 299 आपका आंसर होगा। और रियासतों की संख्या 70, क्योंकि विभाजन के बाद हमारा जो है घट गया था, जो आपको जितना पहले रियासत था और उसके बाद जो रियासत बचा उसमें आपका जो रिड्यूस हुआ, उसके कारण जो आपका दोनों को याद रखना पड़ेगा। थर्ड है आपका कि अंगीकृत कब किया गया था? तो दो तरह का प्रश्न बनता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था और संविधान को लागू कब किया गया था। तो अंगीकृत और लागू में फ़र्क ये है कि अंगीकृत मतलब उसको एक तरह से अपना लिया गया था। तो अंगीकृत अधिनियम कहा जाए तो 26 नवंबर 1949, इसी दिन नागरिकता, विदेशी मामले, अस्थायी एवं सर्वकालीन आदि संवैधानिक उपबंध लागू हुए तथा संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। तो एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊंगा, हालांकि ये आगे क्वेश्चन आएगा, कि अंगीकृत जो है आपका 26 जनवरी 1949 को कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 जनवरी का डेट इसलिए रखा गया क्योंकि 1930 में कांग्रेस इसी दिन अपना स्वतंत्रता, एक तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसीलिए उसको प्रभावी या लागू करने का तिथि उसको रखा गया था। एक तरह से शुभ दिन उसको कहा जा सकता है। आपका चौथा प्रश्न उसी पर आधारित है कि 26 जनवरी 1950 को क्यों रखा गया? तो 1930 में जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया था। तो इसी कारण से आपका 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी दिन लागू भी हुआ था। तो ये चीज़ आपको अंगीकृत और लागू में अंतर समझना पड़ेगा। तो आगे है आपका, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को आपका पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत को में मनाने का निश्चय किया गया था। आगे है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? तो ऑप्शन में पहला है ये शुभ दिन माना गया, पहला। दूसरा है आपका उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तीसरा आपका कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाया। और चौथा आपका उपरोक्त। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका सी ऑप्शन
1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए आपको उसी दिन को चुना गया था। छठा आपका भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये एक अच्छा प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस। तो संविधान दिवस अगर पूछा जाए तो अंगीकृत जो दिन किया गया था उसी दिन को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। जो ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है कौन? 26 नवंबर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो दोस्तों समझ में आया आपको? तो आपका अगर संविधान दिवस पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 के वजह से अंगीकृत किया गया था, उसके वजह से उस दिन को आपको दिवस के रूप में कन्वर्ट किया गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और थोड़ा सा देखिए आप स्लाइड में जो दिक्कत आ रहा है थोड़ा बहुत, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं समझिएगा। तो 7th है आपका, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो आपका ऑप्शन में रहेगा पहला दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर और देहरादून। तो इसका राइट आंसर है देहरादून। मूल संविधान को प्रकाशित करने में लगभग 5 वर्ष लग गए थे तथा इसे देहरादून से प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन आप 8 क्वेश्चन नंबर है, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? ये क्वेश्चन जो है आपको मान के चलिए थ्योरेटिकल कहीं जल्दी नहीं मिलेगा, और तो आपका ई ऑप्शन जो है 3 है, सी है 80,000 शब्द। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और भाग 22 था, और अंग्रेजी के लगभग 80,000 शब्द थे। कि यहाँ पे थे मतलब पहले का बात है। आज के वर्तमान में तुलना किया जाए तो 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग। तो आपको ये आपका अब का डाटा है, और इसमें लगभग अंग्रेजी के 1,17,369 शब्द हैं इसमें। तो ये आपको याद रखना है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको थ्योरेटिकल जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर कहा जाए तो आपका डी ऑप्शन भारत का होगा। ये 160 देशों से, ऐसा कहा जाता है कि 160 देशों से लिया गया, और इसमें जो आपका सबसे बड़ा रोल है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का लगभग 70% आपका जो जितना भी चीज़ लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। 10वां है आपका संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो सबसे पहले संविधान की संकल्पना का उद्भव जो है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था व बुनियादी संरचना तैयार करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। अमेरिका का संविधान विश्व में प्रथम लिखित संविधान, और इसकी पुष्टि जो हुई थी 21 जून 1788 को की गई थी। अमेरिका के संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स जिसको कहा जाता है भी हमारे मूल अधिकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो सबसे पहले संकल्पना का उद्भव अगर पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कहलाएगा, और सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर कहा जाए तो भारत कहलाएगा। और आपका 11 नंबर प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस जितने भी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं ये बेसिकली सोर्स पे डिपेंड करता है, और ये फ्रीडम स्ट्रगल से जो भी आपका जो पार्ट है, जो स्ट्रगल हुआ और किन किन स्ट्रगल को क्रॉस करके फाइनली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन मेड हुआ, तो उसमें कितने सारे ऑब्स्टेकल आए और कहाँ कहाँ जो मेन इवेंट आपका घटित हुआ उसके बारे में ये क्वेश्चन है। क्योंकि आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो एक जगह पे आपको प्रश्न जो है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, एक जगह पे प्रश्न आपको अलग अलग बांट के मिलेगा। तो इसमें आपका समझ गए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और भारत का मूल संविधान आपको कहाँ संरक्षित है? तो संसद भवन में संरक्षित है। और इसका जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, भारत का मूल संविधान टाइप एवं मुद्रित नहीं है बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखा गया था, और यह दस्तावेज संसद भवन के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम से
भरे संदूक में संरक्षित है। तो अगर कैसे संदूक में पूछा जा सकता है तो हीलियम से भरे संदूक में संरक्षित है, और ये टाइप नहीं है और ना ही मुद्रित है ये। तो ये जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के सुंदर अक्षरों के द्वारा लिखा गया है, एक तरह से मैन्युस्क्रिप्ट है। तो मैन्युस्क्रिप्ट, तो आप इसको याद रखिएगा। अब मैं सेकंड पेज में चलता हूँ और सेकंड पेज को मैं इस तरह से रोटेट कर देता हूँ। अब आपका पहला प्रश्न है, प्रारूप समिति भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवल अंग्रेजी भाषा। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था और इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें समिति द्वारा भारत का संविधान केवल अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था। इसके पश्चात इसका हिंदी में अनुवाद भी किया गया, लेकिन अगर पूछा जाए कि तैयार किस भाषा में किया गया था तो केवल अंग्रेजी भाषा में इसका उत्तर होगा। तो प्रारूप समिति जो है इसका डेट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, 29 अगस्त 1947, अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर, कुल सदस्यों की संख्या 7 और उसमें 2 सदस्य आपका याद रखना, डीपी खैतान जी और आपका बीएल मित्रा जी, जिनकी उसके कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी और उनकी जगह जो है आपका दूसरे सदस्य लिए थे। और बहुत बार भीमराव अंबेडकर का आपका ये क्षेत्र जहाँ से वो एक तरह से खड़ा हुए थे या फिर आपका उनका सीट कहलाता था, तो वो पूर्वी बंगाल कहलाता था, जो कि पाकिस्तान में विभाजन के बाद चल गया था। उसके बाद उनको जो सीट मिला था वो आपका बॉम्बे के पुणे को मिला था। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको याद रखना है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा और उसको तो याद रखना पड़ेगा। 13 है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है गति, सत्य, विकास और भविष्य। तो ऑप्शन बी आपका सत्य सही है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और इसके समानांतर 3 रंगों की पट्टियाँ, ऊपर गहरी केसरिया, मध्य सफ़ेद एवं तीसरे हरे रंग की, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछता है तो 2:3। और आपका जो बीच में 24 तिल्ली, अशोक चक्र जीवन में सत्य, न्याय और प्रगतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। और भारत की संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को 22 जुलाई 1947, ये बहुत मेन पॉइंट है कि ये ध्वज के प्रारूप को जो अपनाया गया वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला जो टेक्निकल चीज़ है वो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो 2:3 है, 2:3, तो ये आपको याद रखना है। और जो प्रतीक है वो सत्य का है और अपनाया गया, इसको प्रारूप को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र, ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये सबको पता है। 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्या कि जब इंटरियम गवर्नमेंट बन रहा था, इंटरियम गवर्नमेंट मतलब अंतरिम सरकार, तो अंतरिम सरकार बन रहा था तो लॉर्ड बेवल के टाइम में वो कहा गया था कि आप अपना गठन कर लीजिए और उसके अनुसार जो सरकार बना था उसमें अलग अलग आपका वित्त मंत्री, न्याय मंत्री, रेल मंत्री, आपका कृषि मंत्री जो बनाया गया था और जो आज़ादी के बाद बनाया गया उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ गया था। मैं कहूँ तो अगर प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब का डिफरेंस हो गया था, एक आध और होगा जो स्टेबल रह गए थे उस डेफिनेट जो पोस्ट था उस पर। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम अगर वित्त मंत्री पूछे तो आर.के. पुष्पमुखम चैटर्जी को कहा गया है, आर.के. पुष्पमुखम चैटर्जी, तथा जॉन मथाई रेलवे मंत्री और परिवहन मंत्री लियाकत अली खान। जबकि जो लियाकत अली खान जो थे अंतरिम सरकार में, अंतरिम मंत्रिमंडल में, उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। तो ये जो है बहुत कन्फ्यूजन का विषय है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अंतरिम सरकार में अगर प्रथम रेल मंत्री पूछे, वित्त मंत्री पूछा जाए तो आपको लियाकत अली खान
और अगर भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो R.K. पश्चिममुखम चटर्जी। तो ये याद रखना है, चटर्जी से आप याद रख सकते हैं, उसके जो टाइटल है वो उससे आप याद रख सकते हैं। तो टाइटल लगभग सबका डिफरेंट रहता है, जैसे कि जॉन मथाई, मथाई किसी का नहीं है, और जॉन मथाई जो आपका रेलवे एवं परिवहन मंत्री बताए गए थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, कौन सा अनुच्छेद? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPU में आया भी है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर में इसका क्वेश्चन भी आया है। तो आपका जो ए है 388 अनुच्छेद, जो आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया अंतरिम रूप से। संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए थे तथा कुछ सब प्रावधान उसी दिन लागू हो गया था, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो 388 है। तो वो जो है आपका अंगीकृत जिस दिन किया गया था 26 नवंबर 1949, उसी दिन उसको लागू भी किया गया था, अनुच्छेद 388 को। 17 आपका, भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रस्तावना से ये उठाया गया क्वेश्चन है, और जो इसका अब आंसर है वो 26 नवंबर 1949 है। इसमें क्या है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। प्रस्तावना सहित संविधान के कुछ अनुच्छेद उसी दिन अधिनियमित किए गए और प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। क्योंकि इसलिए कहा गया क्योंकि संविधान को स्वयं भारतीय जनता ने अपने ऊपर शासन करने के लिए अधिनियमित किया था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो आपका जो कहा जाता है लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये जो है एक तरह से सॉवरेन जो है, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी भी जानना चाहिए। सॉवरेन जो है वर्तमान में अगर कहा जाए तो तिब्बत भी अपने आप को राज्य या देश कहता है, लेकिन वो प्रभुत्व या सॉवरेन नहीं है, क्योंकि सॉवरेन उसको कहा जाता है जो डिसीजन खुद का डिसीजन लेने लायक है, तो उसे राज्य कहना उचित नहीं। तो यहाँ पे बात है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, तो आपको याद रखना है जिस दिन अंगीकृत किया गया था उसी दिन आपको ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित, तो इसका जो आंसर है वो आपका है ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। संविधान एक कानून है जिसमें नियम का व कानूनों का वर्णन सूचीबद्ध ढंग से होता है, परंतु ब्रिटेन में इसका अपवाद है, क्योंकि यहाँ का संविधान एक पुस्तक के रूप में मुद्रित नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय परंपरा से उत्पन्न नियमों एवं कानूनों को ही शासन के आधार के रूप में आपका स्वीकार किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 19 है, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं? तो ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो केंद्रीय सरकार, एकात्मक सरकार में सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती है। इकाइयों के प्राधिकारी उसके अधीन होते हैं। इकाइयाँ केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है तथा केंद्र के द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करती है। तो ये एकात्मक शक्ति होता क्या है कि शक्ति जो है किसी एक हैंड में होता है, इन द पावर इज इन वन हैंड। तो केंद्रीय सरकार यहाँ पे एकात्मक सरकार जो सभी शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार में निहित होती है, उसको कहा जाएगा आपका एकात्मक सरकार।
आपका द्विदशनीय व्यवस्था निम्न में से द्विसदनीय, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द्विसदनीय व्यवस्था किस सरकार की व्यवस्था है, विशिष्टता है? तो इसमें जो है आपका संघीय सरकार। संघीय सरकार द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडलों के 2 सदन होते हैं, जैसे राज्यसभा और उच्च सदन एवं लोकसभा निम्न सदन। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संघात्मक व्यवस्था में उच्च सदन में प्रायः राज्यों अथवा संघ की इकाइयों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो संघात्मक जो आपका व्यवस्था होता है उसमें उच्च सदन में प्रायः राज्यों अथवा संघ की इकाइयों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जैसे कि हम लोग लोकसभा मेंबर को इलेक्ट करते हैं और जो राज्यसभा मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट कौन करते हैं? हमारे द्वारा जो किया गया इलेक्ट मेंबर है लोकसभा के, वो इलेक्ट उनको करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो हमने जिसको चुना और वो उसको चुन रहे हैं, तो हमने इस विश्वास पर चुना कि वो अच्छा डिसीजन और सही डिसीजन लेंगे और सही लोगों को शासन करने के लिए और शासन के संचालन के लिए बैठाएंगे। तो एक तरह से जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष तरीका उसी को कहा जाता है। 21 है आपका शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं? ऑप्शन बी है आपका सरकार की संघीय स्वरूप। तो इसका क्वेश्चन आप समझिएगा, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं? पहला है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये आपका सरकार का संघीय स्वरूप है। कैसे है? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। इसकी अन्य विशेषता दोहरी नागरिकता, दोहरी शासन व्यवस्था, अनम्य संविधान तथा लिखित संविधान प्रमुख हैं। अमेरिका संघीय स्वरूप का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो होता क्या है कि हम लोग के जो भारत में क्या है, एक एकहरी नागरिकता है, लेकिन आपका जो अमेरिका में है दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता में होता क्या है कि जो जिस जगह से बिलोंग किया जाता है वहाँ का नागरिकता और आपका संघ का नागरिकता, उसमें होता क्या है कि आपका शक्तियों का विभाजन होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका एक तरह से वहाँ होता है। तो आपका सरकार का संघीय स्वरूप, इसका ऑप्शन बी है। तो इसमें दोहरी नागरिकता, दोहरी शासन व्यवस्था और अनमय संविधान तथा लिखित संविधान प्रमुख है। 22 नंबर है संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? ऑप्शन ए है पृथकीकरण का खतरा। संघीय सरकार का शासन का गंभीर दोष पृथकीकरण है। यह राज्यों के द्वारा समझौते के आधार पर बनाया जाता है, जहां राज्यों का संघीय फेडरल कहा जाता है, सरकार से अलग होने का अधिकार होता है। इससे उनका संघ से अलग होना सदैव खतरा बना रहता है। तो ये आपका जो ऑप्शन ए है पृथकीकरण का खतरा, वो संघीय प्रकार के शासन के गंभीर दोष माना जाता है, क्योंकि वह एक तरह से ओन और अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट होने का उसको डर रहता है। और जो जहाँ पे आपका एकात्मक शासन होता है, पूरे का पूरे शासन केंद्र के हाथ में होता है, वहाँ आपका जो पृथकीकरण का खतरा जो है वो नगण्य होता है। 23 है दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था है? तो आपका एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार और राष्ट्रपति शासित सरकार। तो आपका जो ऑप्शन बी है संघीय सरकार। अभी मैं ऊपर बताया कि जो आपका दोहरी नागरिकता का जो क्या है, शक्तियों का विभाजन क्या है और स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, तो ये एक तरह का सरकार का संघीय स्वरूप है। उसी प्रकार से जो ये है आपका
दोहरी नागरिकता ये भी क्या है, संघीय सरकार का एक तरह से स्वरूप है। और एकात्मक सरकार का स्वरूप अगर कहा जाए तो एकहरी नागरिकता आएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग रोटेट कर देते हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से चालू होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, शासन का की एकात्मक पद्धति का लाभ। तो यहाँ पे क्या है, एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो बी है आपका एक है, ए है अधिक अनुकूलनशीलता, बी है दृढ़ राज्य, सी है जनता द्वारा अधिक सहभागिता, और डी है सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो इसका ऑप्शन बी आपका दृढ़ राज्य, एकात्मक पद्धति का लाभ जो है दृढ़ राज्य। दृढ़ राज्य क्यों कहा गया है? क्योंकि टोटल पावर है वो एक तरह से एक जगह पर है, और जब एक जगह पर है तो एक तरह से उसमें बॉन्डिंग है। और तो इसका अगर व्याख्या देखेंगे तो लिखा हुआ है, शासन की एकात्मक व्यवस्था पद्धति का लाभ एक मजबूत केंद्र का होना। इस प्रणाली में सभी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती है और इकाइयों के प्राधिकारी के उसके अधीन होते हैं, और इनके द्वारा आपका प्रत्यायोजित अधिकार जिसको कहते हैं डेलीगेटेड अथॉरिटी का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। तो आपका जो ऑप्शन बी है दृढ़ राज्य, शासन की एकात्मक व्यवस्था में पद्धति का लाभ जो है दृढ़ राज्य। 25 है आपका संविधान में सामसिक कंपोजिट जिसको कहा जाता है, भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार का किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका एक राज्य संघ, बी है अर्ध संघीय, सी है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के अधीन परिसंघ, और डी है अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाला पहले अलग अलग जो होता था, और सीजीएल और आपका कई बार सीपीओ में भी पूछा है। तो ये जो है यहाँ पे कंपोजिट के बारे में बात कर रहा है। भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार में किया गया? तो आपका एक राज्य संघ में किया गया। ऐसा कैसे? तो इसकी व्याख्या जो है अनुच्छेद 1 में किया गया है। इसके अनुसार भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान सभा में कहा था कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए जानबूझकर संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भारतीय परिसंघ राज्य के बीच किसी करार का परिणाम नहीं होता। और अगर दूसरा शब्द में कहा जाए तो राज्यों का संघ से अलग होना अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। तो राज्य संघ एक सामसिक कंपोजिटिव वर्णन किया गया है, भारत का वर्णन अगर किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सामसिक, मतलब भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा, और अनुच्छेद 1 में जब पढ़िएगा तो। 26 है आपका निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। देखिए आजकल क्वेश्चन इसी तरह से उलझाता है, नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपका संसदीय सरकार, बी है स्वतंत्र न्यायपालिका, सी है अध्यक्षीय सरकार, और डी है संघीय सरकार। मेरा इशारा से आपको समझ में आ गया होगा। संसदीय सरकार आप समझ रहे हैं, दोहरी नागरिकता, संसदीय एकहरी नागरिकता और संसदीय सरकार जो एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में। बी है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, एकदम, क्योंकि 3 जो आपका खंड है वो अपने आप में स्वतंत्र है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये तीनों अगर देखा जाए तो स्वयं अलग अलग इंडिपेंडेंट माने जाते हैं, तो ये भी सही है। सी है अध्यक्षीय सरकार, तो ये तो आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? अध्यक्षीय सरकार है नहीं है। क्यों? कहाँ है? अमेरिका में। इंडिया में क्या है? संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था है तो यहाँ नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है, तो अध्यक्षीय सरकार हो गया। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अध्यक्षीय शासन होता क्या है। तो अध्यक्षीय शासन ये होता है आपका प्रेसिडेंशियल
गवर्नमेंट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। टर्मिनोलॉजी को आपको इंग्लिश में भी जानना होगा क्योंकि ये उलझा सकता है कभी कभार। तो ये आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जहाँ होता है वहाँ आपका, जैसे आपका अमेरिका में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, पीएम का कोई पोस्ट नहीं है, और सारा जो है एक हाथ में, ये वन हैंड में पावर है। और अध्यक्षीय सरकार को ज़्यादा अस्थायी क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें किसी भी डिसीजन को लेने में असमंजस नहीं होता है। कोई भी डिसीजन एक हाथ में के अगर हाथ में हो, आप सोच सकते हैं, अगर कॉमन थिंग कोई भी डिसीजन एक हाथ में अगर हो तो उसको लेने में, उसको लेने में, रिटेन करने में, और किसी को चीज़ को आप बदलाव करने में किसी से किसी भी तरह का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसका आप अगर देखें तो प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स है। तो ये आपको अध्यक्षीय व्यवस्था आपका अमेरिका में है, इससे आपको रिलेट करके याद रखना पड़ेगा। वैसे व्याख्या में बताया गया है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है जहां विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? विधायिका का काम क्या है? विधि को लागू करना। कार्यपालिका का काम क्या है? उसको आपका लागू करना, संचालन करना। कार्यपालिका और न्यायपालिका एक स्वतंत्र शाखा है और भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ सभी लक्षण पाए जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इजी है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहने के लिए थ्योरी और थ्योरी पे विशेष जो आपका क्वेश्चन जो है रिपीट करेगा, क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, इसलिए थ्योरी को बार बार पढ़ना है। क्वेश्चन बदल बदल के देगा, वो आपको चेक करेगा कि वो कितना प्रोफाउंडली किसी चीज़ को जानता है, ना कि सुपरफिशियल। तो ऑप्शन अगर 27 देखा जाए, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए आपका दे रहा है विधानमंडल एवं कार्यपालिका के बीच संबंध, बी दे रहा है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच संबंध, सी दे रहा है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, और डी दे रहा है कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच संबंध। तो आपका जो क्या है, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध किया गया है। तो ऑप्शन जो अगर व्याख्या देखा जाए आपका, तो एकात्मक सरकार और संघीय सरकार के वर्गीकरण का मुख्य आधार जो है केंद्र व राज्य के बीच संबंध। एकात्मक शासन, सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, ये पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, और राज्य उनके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, जबकि संघीय सरकार में केंद्र व राज्यों की इकाई के बीच शक्तियों का विशिष्ट रूप से विभाजन होता है। 28 से भारत का संविधान है। ए है आपका संघात्मक, बी है आपका अर्ध संघात्मक, सी है आपका एकात्मक और डी है आपका अध्यक्षीय। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा अर्ध संघात्मक। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है आपका अर्ध संघात्मक, इसको क्यों कहा गया? तो ये है ये आपका संघीय व्यवस्था में हमारे संविधान में बुनियादी लक्षण है, परंतु प्रोफेसर केसी वेहर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था, क्वासी फेडरल है, क्योंकि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के आधार पे लिया गया। तो यहाँ पे पृथक्करण के सिद्धांतों का कठोरता से निर्वहन नहीं करती, आपातकाल तथा अन्य कुछ परिस्थितियों में एकात्मक व्यवस्था की तरह व्यवहार करता है। 29 आपका क्वेश्चन है। तो 28 जो था वो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, इस पर थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग एम्फेसाइज करेंगे। भारत के संविधान है तो इसमें अर्ध संघात्मक कहा गया है, और इसका जो संघीय व्यवस्था है वो हमारे संविधान का बुनियादी लक्षण है। और ये जो प्रोफेसर केसी वेहर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक व्यवस्था, क्वासी फेडरल है, और क्योंकि भारतीय संविधान में शक्ति का पृथक्करण के आपका जो कहा जाए सिद्धांतों का कठोरता से निर्वहन नहीं किया गया है, और आपातकाल तथा अन्य कुछ परिस्थितियों में वह एकात्मक व्यवस्था की तरह व्यवहार करता है।
तो ये आपको याद रखना है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय व्यवस्था है? तो अतुलनीय व्यवस्था अगर कहा जाए तो ऑप्शन ए है संविधान का लचीलापन, बी है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, सी है न्यायिक सर्वोच्चता और डी है संसद की संप्रभुता। तो ऑप्शन बी है आपका कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध आपका संसदीय सरकार एक अतुलनीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के अंदर से ही होता है तथा कार्यपालिका लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो कार्यपालिका अगर कहा जाए तो डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में काम करता है और वो विधायिका के अनुसार अपने आप को सिचुएशन को अडेप्ट करता है और उसी अनुसार से वर्क करता है। 30 आपका लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन बेसिकली अगर कहा जाए तो कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है और इसको लॉजिक की तरह याद रखना पड़ेगा हमको। पहला ऑप्शन है शांतिपूर्ण साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, बी है शांतिपूर्ण एवं हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, सी है आपका हिंसक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना, डी है आपका लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। तो पहले तो लोकतांत्रिक तो है, क्योंकि लोकतंत्र जनता के द्वारा आपका सरकार जो चुना जाता है उसको लोकतंत्र कहा जाता है और लोकतांत्रिक में क्या है, साधनों के द्वारा समाजवाद की स्थापना। ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि लोकतांत्रिक जो है पहले ही हमको एक तरह से इंडिकेट कर दिया कि हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। व्याख्या के तौर पे लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक लोकतंत्र तथा के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है और यही लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है। तो आपको ऑप्शन डी जो है लोकतांत्रिक साधन द्वारा समाजवाद की स्थापना, ये याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया है धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। तो ऑप्शन ए है केशवानंद भारती केस, ये जो है इस पे भी क्वेश्चन अराइज हुआ है। बी है SR बोमई मामला, सी है इंदिरा साहनी केस और डी है मिर्नवा मिल्स मामला। तो अगर बोला जाए तो ऑप्शन बी SR बोमई मामला, क्योंकि ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस के मामले में कहा गया था कि झंडा के संबंध में, छतों पर झंडा फहराने में जो डिसीजन हुआ था, और बी है आपका SR बोम्बई मामला। इसमें आपका क्या है कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की संसद ने संविधान के मौलिक ढांचे या मूल संरचना का उल्लंघन किए बिना संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु मौलिक ढांचा क्या है इस न्यायपालिका ने स्पष्ट नहीं किया। SR मुंबई बनाम भारत संघ में आपका मैं जो ए ऑप्शन कहा केशवानंद भारती वाला में, तो ऑप्शन जो है नवीन जिंदल वर्सेस भारत सरकार केस में आपको झंडा का जो परमिशन मिला था टेरेंस में जो झंडा फहराने का, और ये जो है केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था कि मौलिक ढांचे या मूल संरचना का उल्लंघन किए बिना संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु मौलिक ढांचा क्या है इसे न्यायपालिका ने स्पष्ट नहीं किया। और SR मुंबई बनाम भारत सरकार संघ ने 1994 में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग एवं उच्चतम न्यायालय के ने निर्णय दिया कि संघवाद धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल लक्षणों में से है। तो आपका निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? तो SR बोम्बई मामला। आगे है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से किस
कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ए है आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी है आपका अवसर की समानता, सी है अधिकारों का संरक्षण और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए ये भी एक अंग है, बी है अवसर की समता आर्टिकल 16, अधिकारों का संरक्षण ये भी आपका मौलिक अधिकार में आ गया, डी है उपयुक्त सभी। तो आपका सभी आ जाएगा इसमें। लोकतांत्रिक प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जहां सभी नागरिकों को समान अवसर तथा अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसकी रक्षा निष्पक्ष चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधियों के शासन से किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? तो संघीय सरकार किस देश में है? मैं फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चीन, यूएसए, क्यूबा और बेल्जियम। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, यूएसए में कैसा सरकार है? संघीय सरकार है। और क्यों संघीय सरकार है? क्योंकि वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, और जहाँ पे एकहरी नागरिकता होती है वहाँ पे आपका एक तरह से संसदीय व्यवस्था होता है। अमेरिका संघीय ढांचे का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके लिए अनिवार्य एक समन्वय लिखित संविधान हो और संविधान सर्वोच्च हो तथा इसके अंतर्गत परिसंघीय सरकार और इकाइयों के सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन हो। दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघीय सरकार को केवल वही शक्तियाँ प्राप्त होती है जो उसके इकाइयों द्वारा समझौते के माध्यम से दी जाती है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो संघीय सरकार जो है आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो यूएसए है, और दोहरी नागरिकता का प्रावधान वहाँ है, अध्यक्षीय व्यवस्था वहाँ है। तो ये सब जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन कैसे उलझाता है। आपका सिर्फ पढ़ने से नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक जगह घूम रहा है लेकिन वो आपको उलझाएगा। तो इससे हम लोग को देखें, और इसमें 3 पन्ना में हम लोग देखें कैसा कैसा क्वेश्चन था इसमें। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही, और 3-4 पेज और बचा हुआ है इसमें, जिसमें सोर्स और फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन सकता है उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखने और तैयारी में बने रहें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है एग्ज़ाम से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।